हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारे साथ एकेजी क्लासेस में कॉमर्स सेक्शन के लिए स्टूडेंट्स को बिजनेस स्टडी के एग्ज़ाम के बारे में बताने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स सूरज कपूर सर। थैंक यू सर, सबसे पहले टाइम देने के लिए हमारे को। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज का ये जो धमाकेदार पॉडकास्ट वीडियो है ये आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को पूरे तरीके से चेंज कर देगा और आपको पता चलेगा कि बिजनेस स्टडी के एग्ज़ाम में भी हम किस तरीके से मार्क्स लाते हैं। तो उसके लिए मैं सूरज सर आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे बिजनेस स्टडी कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि थियोरेटिकल सब्जेक्ट है या कुछ सोचते हैं थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, तो उस बेसिस पे स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलती बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट्स के साथ क्या करते हैं जो एग्ज़ाम में? बिजनेस स्टडीज़ में आई थिंक बच्चे जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये होता है कि उनको लगता है कि सिर्फ हम बुक को रीड कर लेंगे या फिर यूट्यूब पे एक वीडियो देख लेंगे और अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब भी हो जाएगा। जैसे अकाउंट्स में तो आप लोग जानते ही हैं कि हमें लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी होती है क्वेश्चंस की, जिससे हमारा फ्लो बन सके। बिजनेस स्टडीज़ में भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पढ़ के समझ तो आ गया, लेकिन आपको कितना समझ में आया उस बेस पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप टीचर को वो चीज़ कितने अच्छे से समझा पा रहे हो, उस चीज़ के आपको नंबर मिलते हैं। तो राइटिंग की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो सर एक चीज़ ये बताइए कि जो बिजनेस स्टडी है कि ये रटने वाला सब्जेक्ट है या कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट्स है, ताकि बच्चों को थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए कि हम किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकें। ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट बेस्ड ही है, रटने वाला तो नहीं है, क्योंकि दो बुक्स हैं और पतली नहीं है, मोटी मोटी बुक्स है, तो कहाँ तक ही बच्चा रटेगा। मोटी मोटी बुक्स से बच्चों रटने से तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होता है तो ज़्यादा चीज़ें हमारे को जो है समराइज हो जाती है। आप अपनी लैंग्वेज में बनाकर फिर लिख सकते हो उसको, अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आता है तो। सर एक ये बताइए, जैसे अभी बिजनेस स्टडी का एग्ज़ाम है, कब है हमारा ये है हमारा 28 मार्च को है बच्चों। 28 मार्च को, तो अभी तो काफ़ी टाइम है बिजनेस स्टडी के एग्ज़ाम के लिए। तो सर ये बताइए कि बिजनेस स्टडी एग्ज़ाम के लिए हम डेली रूटीन जो फॉलो कर सकते हैं वो क्या डेली रूटीन फॉलो करेंगे इसके लिए? डेली रूटीन बस यही रहेगा कि आप जो है एक एक चैप्टर करके, जैसे चैप्टर वाइज चलिए आप, तो एक चैप्टर जैसे उठा लिया आपने, फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसको आप पहले रीड कर लीजिए। एनसीईआरटी में से आप 2-3 बार रीड कर लीजिए। प्लस आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना शुरू कर दीजिए। अब ये बहुत ज़रूरी है कि पिछले साल के बोर्ड्स के पेपर उठाइए, उसमें से देखिए कि सेगमेंट वाइज या तो आप चैप्टर वाइज देख सकते हैं, ऑनलाइन चैप्टर वाइज भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नहीं तो आप चैप्टर्स रिवाइज कर करके पूरा सैम्पल पेपर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जैसे सर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो सबका ड्रीम तो होता ही है कि बोर्ड के एग्ज़ाम है तो अच्छे मार्क्स लेकर के आए, 90% प्लस, 95% प्लस। तो क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट बुक है जिसके थ्रू बच्चा 90% स्कोर क्रिएट कर सकता है, या कुछ एक्स्ट्रा उसको मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है? एनसीईआरटी ऑब्वियसली सफिशिएंट है अपने आप में, क्योंकि और जो सप्लीमेंट्री बुक्स बनी है वो एनसीईआरटी को बेस में लेकर ही बनाई गई हैं। तो इसलिए अगर बच्चा एनसीईआरटी अच्छे से करता है तो ऑब्वियसली यू कैन स्कोर 90 अबव। बट एक चीज़ ये है कि एनसीईआरटी में प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस है, कि स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो नॉर्मल हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस मटेरियल आपको इतना नहीं मिलेगा। उसके लिए ऑब्वियसली आपको फिर सप्लीमेंट्री बुक्स के साथ सप्लीमेंट या जो भी एक्स्ट्रा बुक्स होती है। चलिए। अच्छा ये बताइए सर, जैसे बिजनेस स्टडी में इतने आपने बताया कि अभी 2 बुक्स है, तो कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जो ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं ऑब्वियसली। तो जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये या इनमें से कोई, या फिर अदर ऐसे कौन से चैप्टर्स हो ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स है जो बच्चा कम टाइम पे कर सकता है? चैप्टर वाइज भी बोलना ठीक रहेगा, बट मैं टॉपिक वाइज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मतलब करवाना वो ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। जैसे कि आपका चैप्टर 1 है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें आप कोऑर्डिनेशन का टॉपिक कर सकते हैं, मैनेजमेंट एज आर्ट, मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। फिर चैप्टर 2 में हमारे पास हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स हैं, है ना, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स दी हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग वाले चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज आप कर सकते हैं, मार्केटिंग मिक्स कर सकते हैं। तो अगर आप टॉपिक वाइज उठाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, तो बच्चे आप इन चैप्टर्स का ध्यान रखिए जो सर ने टॉपिक्स बताए हैं, क्योंकि हमारे पास लास्ट ईयर भी जो है टॉपर्स थे ह्यूमैनिटी सेक्शन के अंदर, कॉमर्स सेक्शन के अंदर, साइंस स्ट्रीम के अंदर जो है। तो पॉडकास्ट में हम या टीचर्स जो सजेशन देते थे ये एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ होते हैं। और मैं आपको बताऊं कि सूरज सर अपने जब एज ए स्टूडेंट थे तब अकेडमी में भी टॉपर थे, और आज यहाँ पर जो है हमारे कोचिंग में भी टॉपर ऑफ द फैकल्टीज़ के अंदर आते हैं। तो प्लीज़ इनकी बातों को थोड़ा सा ज़रूर गौर फरमाइएगा।
ताकि आप भी पता चल सके आपको कि किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और उनके ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा तवज्जो देंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। एक चीज़ ये और बताइए सर, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को हम किस तरीके से अटेम्प्ट करें, उनका क्या तरीका है गो थ्रू करने का? एक बार देखिए, जैसे अभी सर आपने रटने वाला क्वेश्चन पूछा था एक कि बिजनेस स्टडी रट के काम चल जाएगा। देखिए, अगर आप रट के जाएंगे तो केस स्टडी जो है सॉल्व करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि केस स्टडी क्या होता है, एक आपको एक एग्जांपल दे दिया, एक सिचुएशन दे दी है, उसके बेस पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस कॉन्सेप्ट के बारे में बात की जा रही है। तो अगर आपको कॉन्सेप्चुअल लेवल पे क्लैरिटी नहीं है तो केस स्टडी में तो रट के तो आपके पूरे नंबर गए। तो इसीलिए केस स्टडी अगर आपको करना है तो उसमें सबसे बढ़िया तरीका है, पहले तो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे क्लैरिटी लाइए। कई बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर हमको केस स्टडी समझ नहीं आती, केस स्टडी में दिक्कत आती है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, वरना अगर मैं आपको सिचुएशन दूंगा तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना कि इस चीज़ की बात हो रही है, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे हमारे सामने और ये उसका सोल्यूशन है, या जो चीज़ केस स्टडी पूछ रहा है। इसके अलावा बच्चे एक चीज़ जो करते हैं वो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं हैं। केस स्टडी के जो क्वेश्चंस आते हैं तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जहाँ पे जो चीज़ पूछी जा रही है वो मिस कर जाते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी ये है कि आप एक तो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए, दूसरी चीज़ ये है कि केस स्टडी आप पेपर में ध्यान से पढ़िए। थैंक यू सर। अच्छा, एक चीज़ मुझे आप ये बताइए कि जैसे एमसीक्यू क्वेश्चंस को करने का एक तरीका है कि बच्चों ने टिक किया, आंसर्स उसको जस्टिफाइड है वो उसको लिख देता है या ऑप्शन चूज़ कर लेता है। जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है आपको उसने बता दिया, आपने बताया कि किस तरीके से उसको करना है। जी सर। मुझे एक चीज़ बताइए कि जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो होते हैं 5 मार्क्स 6 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रेजेंटेशन किस तरीके की होनी चाहिए? क्योंकि बच्चे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पूरा करते तो है बट उसमें पूरे मार्क्स नहीं मिलते, तो उनकी प्रेजेंटेशन या स्ट्रक्चर किस तरीके की होनी चाहिए, कैसे हम उसको करें जो है? देखिए, सबसे पहले तो बच्चों आप नीट एंड क्लीन काम किया कीजिए। बहुत बच्चे होते हैं जो बिल्कुल भी स्ट्रक्चर्ड वे में क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं कि जहाँ जैसे समझ में आया वैसे ही उन्होंने कर दिया। हेडिंग्स अगर आप कुछ लिख रहे हैं प्रॉपरली उनको हाईलाइट कीजिए, डेफिनेशंस अच्छे लिखिए, एक एक लाइन का गैप छोड़िए। मतलब फॉर्मेटिंग आप जितनी अच्छी करेंगे उतनी ही आसानी से टीचर को आपका क्वेश्चन जो आपका आंसर है वो समझ में आएगा और उतने ही ज़्यादा आप स्कोर कर पाएंगे उन क्वेश्चंस के अंदर। अच्छा, जैसे अभी आप सर ने बताया बच्चों देखो डेफिनेशंस और हेडिंग किस तरीके से लिखनी है, ये भी एक बहुत मेजर चीज़ है क्योंकि इसी के मार्क्स जो है पॉइंट वाइज मिलते हैं। और अब जब से अभी इस साल बोर्ड के अंदर है कि ऑनलाइन स्कैनिंग होगी तो उसमें डेफिनेशंस का, हेडिंग्स का, पर पॉइंट का बहुत मैटर रहेगा जो है कि आप किस तरीके से प्रेजेंटेशन कर रहे हो। अच्छा, ये बताइए सर 3 घंटे का पेपर होता है तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कौन सा सेक्शन पहले करें, कौन सा सेक्शन बाद में करें? बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं एग्जाम को पीछे से स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे एमसीक्यू पहले करने की कोशिश करते हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पेपर पूरा आता है फिर भी छूट जाता है, थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे? तो जैसे कि सर ने अभी बताया कि बच्चे पैनिक हो जाते हैं, तो बच्चों पैनिक होना वो चीज़ गलत है। आप बिल्कुल शांत दिमाग से जो है पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा और उसके लिए ज़रूरी है कि आप ऑब्वियसली जो अपनी तैयारी कर रहे हैं पेपर से एक दिन पहले रात को जाग के तैयारी मत किया कीजिए प्लीज़। उससे क्या होता है आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है तो पेपर में आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। ये हमारे जो पहले पॉडकास्ट रहे हैं उनमें भी फैकल्टीज़ ने ये बात बताई थी क्योंकि उसकी वजह से सबसे ज़्यादा बच्चा जो होता है वो थोड़ा सा पजल हो जाता है, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है और उसकी वजह से बच्चे जो पेपर आते हुए भी नहीं कर पाता है, वही चीज़ होती है। ठीक। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी क्या करते हैं ऑनलाइन थोड़ा सा गो थ्रू करने की कोशिश करते हैं, 1 शॉट मैराथन क्लासेस उन्होंने देख ली, तो ये क्या बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट जैसा कि बहुत सारे आपने तो बताया कि कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट्स के 2 बुक्स तो लर्न नहीं कर सकता है, तो क्या मैराथन ये जो वीडियोस ऑनलाइन देखते हैं क्या ये सफिशिएंट है, उससे जो है एग्ज़ाम की या चैप्टर की इसकी या सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हो सकती है अच्छे से जो है? नहीं, बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। हाँ, हेल्प ज़रूर करती है, जैसे आपको रिवीजन के लिए ये वीडियो देखना है तो आप ज़रूर देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसके भरोसे रहेंगे तो उससे काम नहीं चलने वाला। तो इसके लिए एक चीज़ तो 2 चीज़ें हैं इसमें। एक चीज़ तो ये कि आप मैराथन देखने के बाद प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए और ऑनलाइन में एक जो बच्चों को दिक्कत आती है वो ये आती है कि अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया, आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स हैं तो वो आप कैसे सॉल्व करेंगे अपने डाउट्स, क्योंकि वहाँ तो रिकॉर्डेड वीडियो है, वो तो कोई सॉल्व करने बैठा नहीं आपके डाउट्स। तो यहाँ पर जो है ऑफलाइन क्लासेस में एक एडवांटेज होती है, जैसे कि हमारे यहाँ पर है कि टीचर जो है एक एक बच्चे को इंडिविजुअली टाइम देते हैं, आपको 1-to-1 डाउट सेशंस कराए जाते हैं, ये सब चीज़ें हैं।
तो ऑब्वियसली हेल्पफुल है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, बट वो एनफ नहीं है। अगर आप स्कोर करना चाहते हैं अच्छा, तो दैट्स नॉट एनफ, उसके अलावा भी चीज़ें। हाँ, मतलब चैनल्स के तो जब ऑनलाइन देखते हैं तो ये चीज़ें तो समराइज हो जाती है, चैप्टर तो समराइज हो जाता है, बट बच्चों की जो कैरी होती है एट ए टाइम, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होता है बच्चों एग्जाम से 2 दिन पहले 3 दिन पहले सबसे ज़्यादा पैनिक क्यों होता है, क्योंकि उसके डाउट सॉल्व नहीं हो रहे होते। और अभी जो जेन जी जनरेशंस का बच्चा वो क्या पढ़ना ही स्टार्ट इस टाइम करता है, तो उसके सबसे ज़्यादा डाउट्स होते हैं, और वो डाउट्स कहीं क्लियर नहीं हो पाते हैं जो उसको पूछना है। मैं जब स्टूडेंट था तो मेरे को लगता था कि मेरे को एक ऐसा टीचर चाहिए जिससे मैं बहस कर सकूं, मैं डिबेट कर सकूं, सर ये मेरे क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है और ये ही क्यों आया, हमने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट क्यों नहीं करा, तो जो शायद ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं हो पाती है। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, जैसे बिजनेस स्टडी आप इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और एकेजी क्लासेस में भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, यहाँ पर जो है टीच कर रहे हैं यहाँ पर, तो उस बेसिस पे आप बताइए क्या कोई एवरेज स्टूडेंट 90% प्लस मार्क्स क्रिएट कर सकता है बिजनेस स्टडी में, उसका क्या सीक्रेट है सर? बिल्कुल, एवरेज स्टूडेंट और टॉपर स्टूडेंट ये तो हमने ही डिसाइड करा है ना, कि बच्चे की मेहनत के ऊपर है। अगर बच्चे की मेहनत ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाएगा। एवरेज का मतलब क्या है कि वो उतनी मेहनत ही नहीं कर रहा जितनी मेहनत उसको करनी चाहिए। तो बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने आप को सोच रहे हो कि वो कर सकता है और मैं नहीं कर सकता, आप भी कर सकते हो। उसके पास भी 2 हाथ 2 पैर हैं, आपके पास भी 2 हाथ 2 पैर हैं, आपके पास भी वही दिमाग है जो उसके पास है। फ़र्क क्या है? फ़र्क है सिर्फ मेहनत का। तो आप अपनी साइड से मेहनत कीजिए और अपने ऊपर बिलीव रखिए कि मैं कर सकता हूँ, आप ज़रूर कर सकते हैं। एवरेज जैसा कुछ नहीं होता, एवरेज और ब्रिलियंट जो है ये हमने ही लेबल्स दिए हैं अपने आप को। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जैसे मैंने बोला कि सब्जेक्ट एवरेज या हाई हो सकता है प्रायोरिटी बेसिस पे, बच्चा कोई भी एवरेज नहीं होता। वो देखो, इफ़ यू हैव स्पेशलिटी इन योर सब्जेक्ट देन यू कैन रीच द गोल। तो बहुत सिंपल चीज़ है कि बच्चा एवरेज से भी टॉपर बन सकता है विद रिस्पेक्ट टू योर हार्ड वर्क, आप किस तरीके से करते हैं। और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और आपने स्टूडेंट्स को बहुत सारा गाइड किया। और स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बताऊँ, आप इस पॉडकास्ट के थ्रू जो सर ने टॉपिक्स बताए हैं, जो टर्म्स बताई है, जो तरीका बताया, अगर आप उसको कर सकते हैं तो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन पूरे तरीके से चेंज हो सकती है। और एक चीज़ जाने से पहले आपको बता दूं कि CUT के बैचेस भी हमारे यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं। 13 मार्च से हमारे पास फर्स्ट बैच स्टार्ट हो जाएगा, तो जिसमें हमारे पास CUT के अंदर जितने भी डोमेन सब्जेक्ट्स है, जितना भी आपका इंग्लिश का है और जो GAT है, वो सारे सब्जेक्ट्स उसमें कवर होंगे। और पिछले 3 साल से हमारे पास लगभग 100% रिजल्ट है बच्चों, तो प्लीज़ आप उसके लिए भी इंक्वायरी कर सकते हो। और अभी भी आपको BST में भी काफ़ी टाइम है, तो कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हम बिजनेस स्टडी के लिए एक छोटा सा एक क्रैश कोर्स भी स्टार्ट कर सकते हैं जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और प्रॉपर काउंसलिंग आपको दे सकते हैं बच्चों। थैंक यू, हमारी तरफ से आज के इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। बने रहिए और प्लीज़ चैनल को आप लोग यहाँ पर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स ज़रूर करिए।